हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 में पूछे जाने वाले 6 नंबर में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसका पेपर 27 फरवरी को होने वाला है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे हर साल पूछे जाते हैं। बच्चों, इस जो क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे वो सभी क्वेश्चन हमारे 2016, 17, 18, 19, 20 और 22 में पूछे गए हैं, यानी कि हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे 6 नंबर में पूछे जाते हैं। बच्चों, यहाँ एक चीज याद रखना है, 6 नंबर में हमारे 3 क्वेश्चन 27 फरवरी को आने वाले। अगर इस वीडियो को देखते हो तो फिक्स कर रहा हूँ कि ये 6 नंबर वाले सभी क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। तो चलो देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है। देखो बच्चों, सबसे पहले पहला नंबर प्रश्न कर रहा है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत व कार्यविधि समझाइए। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है ना बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर साल पूछा जाता है। 7 मॉडल सेट बनता है, सभी ने किसी न किसी मॉडल पेपर में ये आएगा ही आएगा। तो बच्चों, हमारा विद्युत मोटर जो होता है ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे विद्युत मोटर को लिखोगे और कैसे इसका चित्र बनाओगे, कैसे इसका कार्यविधि कौन कौन से है और जिसमें कौन कौन से पार्ट लगे रहते हैं, सभी के सभी पार्ट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, उत्तर में लिखना कि उत्तर नंबर जो भी दिया होगा उत्तर नंबर लिखना। उसके बाद लिखना हेडिंग विद्युत मोटर। ठीक है बच्चों, क्या लिखना है? विद्युत मोटर। अब सबसे पहले विद्युत मोटर हेडिंग डालने के बाद विद्युत मोटर के बारे में लिख देना है कि विद्युत मोटर होता क्या है। तो बच्चों क्या होता है? विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है या रूपांतरित करता है। सबसे पहले बच्चों एक लाइन 2 लाइन में ये लाइन लिख दीजिएगा कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर कहाँ कहाँ लगा रहता है बच्चों? पंखों में लगाता है, टूली में लगाता है। यहाँ पर क्या होता है? विद्युत मोटर का यूज होता है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद क्या करना है? आपको चित्र बनाना है। ठीक है बच्चों, चित्र क्या बनाएंगे? एक में एन बनाएंगे, एक और एन पोल बनाएंगे और एस पोल। ये हमारा क्या है? 2 चुंबक है। ठीक है बच्चों, 2 चुंबक के बीच में हमको बनाना है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है बच्चों? कुंडली होता है, तार का, तांबे का तार का कुंडली बनाया जाता है आयताकार। दिख रहा है ना आपको आयताकार? इसी प्रकार आयताकार कुंडली बनाया जाता है। आपको यहाँ पर चित्र में एक दिखाएगा, लेकिन होता बहुत है, लेकिन आपको एक ही चित्र में बना के आना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आर्मेचर होता है। यह आर्मेचर क्या करता है? इन 2 चुंबकों के बीच में जब रखते हैं और इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, बिजली देते हैं, विद्युत ऊर्जा, तो ये क्या करता है? इसमें चुंबक उत्पन्न हो जाता है। ऑलरेडी हम यहाँ पर 2 चुंबक लगाए रहते हैं। इसको क्या करने लगता है बच्चों? घुमाने लगता है। किसने कैसे घुमाता है? 0 से 180, फिर 180 से 360 पे घुमाता है। 0 से 180 के बाद हम लोग क्या करते हैं? वॉले का यूज करते हैं। 0 से 180 घूमेगा, उसके बाद वॉले का यूज करके इसकी धारा की मान बदल देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी धारा कैसे बह रही है? पी से जा रही है और एस की ओर आ रही है। जैसे ही 180 पे जाएगी हम लोग क्या कर देंगे? अब एस से धारा के देंगे और पी से धारा को लेते हैं। ये काम कौन करता है? विद्युत वाले करता है। तो पेपर में बच्चों हमारा पूछता है, क्या पूछता है कि विद्युत वाले का काम बताओ। किसमें? विद्युत मोटर में। तो आप लिख देंगे ना कि विद्युत वाले जो होता है हमारा धारा का मान बदलता है। ठीक है बच्चों, तो अब इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? चित्र बनाइएगा, हेडिंग लिख दीजिएगा। अब इसका क्या क्या लिखना है? सिद्धांत और कार्यविधि। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना बच्चों। हेडिंग डाल के आप पॉइंट टू पॉइंट लिखना। बच्चे गलती ये करते हैं कि लगातार लिखते जाते हैं। लगातार आपको नहीं लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, एग्जामिनर आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर देगा। ठीक है बच्चों, तो चलो सिद्धांत में इसका क्या क्या लिखना है। देखो सिद्धांत लिखना है, फिर पहला पॉइंट लिखना है कि जब तारों की बनी कुंडली PQRS में धारा प्रवाहित की जाती है तो एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। बच्चों, जो हमारा कुंडली होता है PQRS, उसमें जब हम लोग धारा देंगे यानी विद्युत ऊर्जा देंगे तो उसमें क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। पहला लाइन याद आपको ये रखना है, चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? दूसरा पॉइंट ये डालना कि यदि उस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, किसको बच्चों? जिसमें हम लोग धारा प्रवाहित किए हैं, तो अब क्या होगा? वह चुंबक के आकर्षण के कारण क्या होता है? घूमने लगता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लगता है तो कुंडली क्या होती है बच्चों? घूमने लगती है। एकदम सरल भाषा में एकदम एग्जामिनर को लिख के दे देना है कि एग्जामिनर आपको एग्जामिनर आपके लिखे हुए भाषा से खुश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एकदम। चलो अब अगला प्रश्न क्या? अगला देखो क्या लिखोगे। फिर थर्ड पॉइंट लिखना है कि जब कुंडली में धारा का मान 0 से 180 पर बदल दी जाती है ताकि उसकी द्विध्रुव की दिशा बदल जाए तथा फिर 180 से 360 तक
घूमने लगती है। क्यों बच्चों? हमने अगर धारा का मान नहीं बदलेंगे तो चुंबक उसमें लगातार चेंज नहीं होगा। हमको चुंबकीय फ्लक्स चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? विद्युत वलय का उपयोग करके उसकी धारा की मान बदलेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे एकदम एग्जाम में लिखना है आपको। फिर लिखना कि इस प्रकार का कार्य करता है, इस प्रकार से ये क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है बच्चों, अब आओ देखो रचना में क्या क्या होता है। बच्चों रचना हेडिंग डालना है कि इसकी कौन कौन सी रचना है, संरचना है। देखो लिखना है कि विद्युत मोटर में निम्न भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं बच्चों? 3 भाग याद रखना है आपको। एक होता है आर्मेचर, एक होता है क्षेत्र चुंबन, एक होता है विभक्त वलय। 3 मेन यही पार्ट होते हैं बच्चों। चाहे आप जनित्र उठा ले, चाहे मोटर उठा ले, दोनों में बस अंतर है कि एक मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में बदलता है, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो आर्मेचर लिख देना, क्षेत्र चुंबन लिख देना और विद्युत वलय लिख देना। अब तीनों को लिखने के बाद बच्चों क्या करना है आपको? तीनों लिख दिए। तीनों लिखने के बाद इसमें 2-2 लाइन क्या करना है आपको? डाल देना है कि ये क्या क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे लिखना। आर्मेचर में लिखना, आर्मेचर हमने आपको बताया ना, ये आयताकार होता है, पतले तार का बना होता है। तो ऐसे लिखना कि यह तांबे के पतले तार होते हैं जिसकी आकृति आयताकार होती है, जो अपने अक्ष पर स्वतंत्र घूम सकता है। आर्मेचर जो होता है हमारे बच्चों क्या होता है? अपने अक्ष पे घूमता है चुंबकों के बीच में रखने के बाद। ठीक है बच्चों, अब देखो क्षेत्र चुंबन क्या होता है? हमने आपको बताया ना, क्षेत्र चुंबक क्या होता है? चुंबक ये होता है, इसमें एन और एस सिरे होते हैं। तो ऐसे लिखना कि यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक है जिसके 2 ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव। बच्चों ये बताओ, जो हमारा चुंबक निकलता है, जो चुंबक में से हमारी जो दिशा निकलती है, एन से एस में निकलती है या एस में एन निकलती है? जल्दी कमेंट करके बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट, ये 1 नंबर पूछ देगा कि जो हमारी चुंबक की दिशा होती है, एन से एस होती है या एस से एन होती है, चुंबक के बाहर। ठीक है बच्चों, तो जल्दी इसको कमेंट करके बताओ क्या होगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देखो, अगला पॉइंट देखो, कहना कि विभक्त वलय क्या होता है? 3 होता है ना। अब विभक्त वलय के बारे में भी हमको क्या करना बच्चों? 2 लाइन लिख देना है। तो कैसे लिखोगे? यहाँ लिखना कि यह 2 अर्धवृत्ताकार वलय होता है। कितना होता है? अर्धवृत्ताकार होता है। वलय मतलब रिंग होता है, जो हम लोग कड़ा उड़ा पहनते हैं, सेम वही होता है। तो अर्धवृत्ताकार क्या होता है? वलय होता है। दोनों सिरे एक एक अर्धवलय से जुड़े होते हैं तथा ग्रेफाइट के टुकड़े को स्पर्श करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना लाइन लिख देना। आपको एग्जामिनर फुल नंबर देने वाला है, 6 में 6 नंबर। जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका कार्यविधि के बारे में लिख देना। अब कार्यविधि में देखो क्या लिखना है। कार्य विधि में यह लिखना कि जब मोटर के आर्मेचर में बैटरी से ब्रश तथा विभव खंडों से धारा प्रवाहित की जाती है। हमने बताया ना, मोटर में धारा पहले सबसे पहले आर्मेचर में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? बैटरी से कहा जाता है ब्रश में, ब्रश से कहा जाता है विद्युत विभव में, और वहां से क्या होती है? धारा हमारी प्रवाहित होती है। और जब आर्मेचर में हम लोग धारा देते हैं तो वहां पर क्या होता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वहां लिख देना कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली घूमने लगती है। इतना बता देंगे। कार्य विधि में कुंडली घूमने लगती है, इससे हमारा क्या होता है? पंखा हो, चाहे टुल्लू हो, चाहे कहीं भी कोई भी हमारा मोटर हो, वो हमारा घूमने लगता है। ठीक है बच्चों, और लिख देना कि वलय का जो काम होता है, पूछेगा पेपर में कि वलय का क्या काम है, तो ऐसे लिखना कि वलय का जो काम है कुंडली की धारा की दिशा बदलना होता है। ठीक है बच्चों, जितना हमने आपको बताया है इतना अगर लिख दोगे तो पक्का कह रहा हूं कि एग्जामिनर 6 में 6 नंबर देगा। और कल के पेपर में 27 तारीख को जो होने वाला है, पक्का ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो बताओ इसमें आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब चलो अगला प्रश्न देखते हैं, कौन इंपॉर्टेंट है हमारे जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि विक्रों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया सचित्र वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये जो हमारा मॉडल पेपर है उसमें भी दिया गया था कि ये बताओ कि विक्रों में मूत्र निर्माण कैसे होता है, उसका चित्र बनाओ। ठीक है बच्चों, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले इसका इस प्रकार का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? सबसे पहले हेडिंग डालना है कि आपको विक्र हेडिंग डाल लेना है। ठीक, और विक्र हेडिंग डालने के बाद अब इसके बारे में क्या करेंगे, हमने आपको बताया ना, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। अब पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा कि मानव के शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है? विक होता है। विक मतलब हमारी किडनी होती है बच्चों। तो क्या हो जाएगा? विक होता है। तो पहला लाइन आपको क्या लिखना है कि मानव के शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग विक होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, फिर लिखना कि इसका काम रुधिर में यूरिया व यूरिक अम्ल आदि का
आदि उत्सर्जित पदार्थों को छानकर अलग करना तथा उन्हें मूत्र के रूप में बाहर निकालना होता है। जो विक्र होता है बच्चों, विक्र जो हमारा क्या करता है, जो अभी हमारे रुधिर मतलब हमारा जो खून होता है, ब्लड में जो हमारी विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे यूरिक अम्ल हुआ, यूरिया हुआ, सभी को क्या करता है, छानकर हमारे शरीर से बाहर करता है। ठीक है बच्चों, अब अगला लाइन लिखना कि मनुष्य में, पॉइंट नंबर 2 डाल के देना कि मनुष्य में एक जोड़ी विक सेम के बीज के आकार की होती है। इसका आकार कैसा होता है बच्चों, जो आप सेम देखे होंगे, सेम का बीज देखे हैं ना, सेम उसी आकार का होता है। तो दूसरा पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि मनुष्य में एक जोड़ी विक सेम के बीज के आकार की होती हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला देखो पॉइंट क्या लिखना है। अब अगला पॉइंट लिखो कि प्रत्येक विक लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। क्या बच्चों, क्या लिखना है, कितना मोटा होता है, इसके बारे में, इसकी संरचना के बारे में लिख दिए कि कैसा आकार होता है। अब लिखना है कि इसकी हाइट कितनी होती है, कितना इसका मोटाई होता है, चौड़ाई होता है। तो याद कर लो, 10, 6, 2.5, 10 क्या है उसकी लंबाई, 6 क्या है चौड़ाई, 2.5 सेंटीमीटर। बच्चों ये जो पॉइंट अगर लिखोगे ना तो एग्जामिनर कहेगा कि बच्चा एकदम सही से पढ़ा है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला पॉइंट क्या लिखोगे कि आंतरिक संरचना में विक जो होते हैं 2 भागों में बटा होता है। कैसे बचा होता है बच्चों, एक होता है कार्टेक्स, एक होता है मेडुला। ठीक है बच्चों, इतना पॉइंट लिख दोगे, एग्जामिनर कहेगा कि एकदम डिटेल में बंदा पढ़ के आया है। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम को एकदम फोड़ देना है, एकदम तोड़ फोड़ कर देना है एग्जाम में आएगा तो 65 में 70 में 65 नंबर कम से कम लाना है बच्चों। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न, अगला क्या लिखना है कि क्रिया विधि इसका लिखना है। अब विक के बारे में हमने किडनी के बारे में हमने लिख दिया, अब किडनी के क्रिया विधि के बारे में अब हम लोग लिखेंगे। तो किडनी की क्रिया विधि लिखने से पहले आप आओ देखो कैसे ये कार्य करता है। बच्चों सबसे पहले ये चित्र देखो, चित्र बनाना है तो आप ऐसे चित्र बनाइएगा। क्या करना है, सबसे पहले आप एक संग्राहक नलिका बनाइएगा सीधा लाइन में। अब ये देखिए, एक आपको पीला वाला लाइन दिख रहा होगा और एक आपको नीला वाला लाइन दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या करिएगा, जो ये नीला वाला लाइन होता है उसको पतला बना दीजिएगा। ये नलियाँ हैं, क्या है इस बच्चों, ये सब हमारी नलियाँ हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है गोला, ये होता है कोशिका अस्तक। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जब हमारे शरीर से बॉडी आता है किस में, कोशिका अस्तवक में, तो अस्तवक में आने के बाद जो खून होता है हमारा, जो रुधिर होता है, अब यहाँ से देखो ये जो पीली वाली है हमारी लाइन, ये मोटी होती है। अब मोटी होने के कारण इसमें सभी खून हमारा क्या होता है, रुधिर इसमें ज़्यादा होने लगता है, इसमें ज़्यादा बढ़ता है। ये बताओ पतली वाले में तो बढ़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि पतली है, मोटी में सबसे पहले बढ़ेगा। अब बच्चों ये जो होता है, ये जो पतली और ये जो मोटी हमारी क्या है, जो नलियाँ हैं, ये आपस में बहुत लिपटी होती हैं। और जो मोटी होती है इसमें हमारा रुधिर बढ़ने के कारण इसमें हमारा दाब बढ़ने लगता है। अब बताओ बच्चों, जब इसमें दाब बढ़ेगा, प्रेशर किस में दाब बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। अब ब्लड का प्रेशर बढ़ने के कारण खूब इसमें जब हम लोग प्रेशर देंगे तो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, जिसमें इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, जो इसका जो भी मतलब प्रोटीन होता है, वो सब क्या होता है, अब इस वाले मोटे वाले पाइप को छोड़ के ये पतले वाली नली को, पाइप हम बोल रहे हैं मतलब कि इसका नली है, बड़े वाली नली को छोड़कर पतले वाली नली में आ जाते हैं। अब पतले वाली नली हमारे पूरे शरीर से जुड़ा होता है। अब इधर से खून आ रहा है जो अशुद्ध होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो जिसमें यूरिया होता है, यहाँ पर प्रेशर आने के कारण उसमें के जो हमारे यूरिया होते हैं सब छन के किस में बच जाते हैं, पीले वाले में बच जाते हैं। अब देखो बच्चों, पीले वाला ऐसे करते करते आगे की ओर बढ़ता है। अब इसमें क्या है, यूरिया है, और ये नीले वाला जो आपका पाइप है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध खून हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, यूरिया अमोनिया नहीं होता है। अब यहाँ पर जो हमारा प्रेशर के कारण अब इसमें जो यूरिया है वो कहाँ चला जाता है, संग्राहक नलिका में चला जाता है। और संग्राहक नलिका के जाने के बाद ये हमारा जाकर जुड़ा रहता है मूत्रवाहिनी से, और वहाँ से आके जाकर हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। अब इसका कार्य विधि देखिए क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालना, कार्य विधि, पहला पॉइंट डालना, लिखना इसका काम उत्सर्जित पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को रुधिर से अलग कर मूत्र बनाने में होता है। बच्चों इसका काम क्या होता है, उत्सर्जित जो अभी हमारे पदार्थ हैं, यूरिया है, यूरिक है, सबको क्या करना है, मूत्र के रूप में बनाकर अशुद्ध कर, जो भी हमारे अशुद्धियां उसको क्या करना है, मूत्र के रूप में आपको बाहर निकालना होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, हम जैसे जैसे बताएं उसी तरह लिखना है। अब क्या लिखना कि जब रुधिर केशिका गुच्छ में प्रवेश करता है, केशिका गुच्छ बच्चों ये होता है हमारा, ये जो हमारा आपको दिख रहा है इसी को हम लोग केशिका गुच्छ कहते हैं। जो हमारे ये नलियां हैं सब आप एक दूसरे में लिपटी होती हैं। ठीक है, तो
तो लिखना ये बच्चों कि जब रुधिर केशिका गुच्छ में प्रवेश करता है तब केशिका गुच्छ में दाब बढ़ने लगता है, दाब बढ़ता है बच्चों, जो जो बताएं वही लिखना है। ठीक है बच्चों, अब देखो दाब बढ़ने के कारण केशिका गुच्छ में उपस्थित रुधिर के प्रोटीन वो कोशिका उनको छोड़कर छोटे वाले पतली पतली भित्ति से छनकर चले जाते हैं। हमने बताया ना बच्चों क्या होता है, जो कोशिका होती हैं, जो हमारा प्रोटीन होता है, दाब बढ़ने के कारण उस बड़े वाले मोटे वाले नली को छोड़कर पतले वाले नली में चले जाते हैं और मोटे वाली नली में अब हमारा क्या बच जाता है बच्चों, केवल यूरिया बच जाता है। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप कैसे लिखेंगे, अब इससे लिखना कि अब छने हुए द्रव में अधिकांश जल तथा अन्य घुलनशील पदार्थ यूरिया, ग्लूकोज, यूरिन, अम्ल आदि ही केवल रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, यूरिया, ग्लूकोज, इसको याद कर लेना। अब आगे देखो, फिर लिखना कि छनने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म निस्पंदन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अति सूक्ष्म निस्पंदन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना लाइन लिख देना। अब आगे लिखना लास्ट लाइन कि छने हुए यूरिया, अम्ल, लवण आदि विक्र में रह जाते हैं, जिसे मूत्र कहते हैं। मूत्र जो होता है विक्र नालिका से संग्राहक नलिका से होते हुए मूत्रवाहिनी तक जाता है तथा वहां से मूत्राशय में पहुंच जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रश्न पक्का आएगा जैसे बताया हूं एकदम ऐसे लिख देना है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो। अब चलो अगले प्रश्न में जो हमारे 6 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा फिजिक्स हो गया। हमने केमिस्ट्री का बता दिया, अरे फिजिक्स का बता दिया, एक बायोलॉजी का बता दिया। अब हमारा एक है केमिस्ट्री का, उसको भी देख लो। अब देखो बच्चों अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। बच्चों ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया जो पहला चैप्टर है फिक्स की आएगा, अभिक्रिया से एकदम आने वाला ये 6 नंबर में हमारा फिक्स की आएगा। तो इसको ध्यान से देखो कि अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने बताया आपको उत्तर लिख दीजिएगा, उत्तर नंबर बीच में जस्ट लिखिएगा। उसके बाद आपको क्या डालना है, हेडिंग रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया डालने के बाद देखो इसमें क्या लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले देखो होता क्या है, जो दो छोटे छोटे हमारे पदार्थों को अगर मिलाएंगे तो एक तीसरा पदार्थ बनेगा। जिसे मान लो पानी में अगर हम चीनी डालेंगे तो हमारा रस बनता है, दूध और चाय पत्ती आपस में डालेंगे तो चाय पत्ती बनता है, एक तीसरा मटेरियल बनता है। उसी प्रकार यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ मिलाते हैं तो तीसरा पदार्थ बनता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो कैसे लिखेगा पेपर में, ध्यान से सुनो। लिखना कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना लाइन लिख दीजिएगा, उदाहरण दे दीजिएगा। उदाहरण में देखिए, मान लीजिए हमारा एक मैग्नीशियम कोई पदार्थ है, अब एक हमारा क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब दोनों को आपस में जब मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, एक बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन जो होता है उसमें से निकल के वाष्प के रूप में हवा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उदाहरण सहित आपको लिखना है, क्योंकि 6 नंबर आपको पाना है कि नहीं पाना है बच्चों। 6 नंबर में ये पूछेगा, आपको 6 नंबर पाने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर अभिक्रिया करके जब नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों इस प्रकार से बच्चों ये जो हमारा प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्या लिखना है, इसके प्रकार के बारे में पूछा है तो ऐसे लिखना कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है बच्चों, अब इसको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में क्या क्या लिखना है हमको, ऐसे लिखना कि मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा होता है हमारा, यही मेन 4 हमारा होता है। ठीक, तो अब इन चारों को एकदम बना के हेडिंग में लिख देना है बच्चों, ताकि आपको 6 नंबर मिल जाए। तो चलो अब देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने के बाद अब देखो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। तो लिखना है संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों, 2 चीज मिलाकर, जैसे कि
हम लोग क्या करेंगे, दो पदार्थ कोई भी ले लेंगे, मान लीजिए सोडियम या क्लोरीन है, आपस में जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा नमक बन जाएगा। ठीक, नमक के अलावा और दूसरा कोई पदार्थ नहीं बनेगा, केवल एक ही पदार्थ बनता है, उसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। दो आपस में मिलकर एक हो जाना। ठीक है बच्चों, ऐसे याद कर लो, संयोजन दो पदार्थ मिलकर एक हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उदाहरण कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा कि सोडियम है, क्लोरीन है, जब आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये हमारा क्या है, नमक है, तो नमक बन जाता है। ऐसे एग्जाम उदाहरण दे दे के आप क्या करिएगा, लिखिएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब करो। चलो अगला देखो, अगला प्रश्न क्या, अगला देखो हमारा हेडिंग क्या है, वियोजन अभिक्रिया। 4 प्रकार का होता है ना। अब वियोजन क्या होता है, अब वियोजन में ये होता है बच्चों, जैसे कि हमने आपको संयोजन में बताया कि संयोजन में क्या होता है, दो मिलके एक होते हैं। अब वियोजन क्या करता है, उनको अब अलग करेगा। क्या करेगा बच्चों, अब उनको अलग करेगा, यानी कि अब ये रहता एक है, अब ये रहता एक है, अब बन के दो तैयार हो जाता है। क्या होता है बच्चों, दो तैयार हो जाता है। तो इसको कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो, ऐसे लिखना है कि वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है, इतना लाइन सभी में लिखना है, फिर लिखना है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश व विद्युत द्वारा संपन्न होती है। कैसे, तो मान लो कोई हमारा एक पदार्थ है, तो ये अलग कैसे होगा, ऐसे खाली रख दोगे तो थोड़ा ना होगा, उसके लिए क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए, अपघटन चाहिए। तो अब उसको क्या करेंगे, ऊष्मा और अपघटन लगा के ऊष्मा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो मान लो हमारे यहाँ पर लिख देना KClO3, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे, उदाहरण में लिख देना। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा पोटासियम क्लोराइड, एक ऑक्सीजन जो होगा हमारा बाहर हो जाएगा, यानी हम ऑक्सीजन को अलग ग्रहण कर लेंगे और पोटासियम क्लोराइड को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर दो मटेरियल हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों, दो मटेरियल एक मटेरियल से बनना है, तो इसी को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला प्रश्न, तीसरा नंबर क्या कर रहा है बच्चों, तीसरा नंबर कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उसी के प्रकार है। तो विस्थापन अभिक्रिया में कैसे लिखना है कि विस्थापन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है। अब इसमें बच्चों ये होता है, इस अभिक्रिया में ना दो पदार्थ जब आपस में मिलाए जाते हैं तो उनके किसी एक परमाणु क्या होते हैं, आपस में अपना जगह बदल लेते हैं, कहते हैं कि आओ तुम्हारी जगह पर हम आ जाते हैं, तुम्हारी जगह पर हम आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल में समझिए, अब ये हमारा क्या है, आयरन है, अब हम इसको कॉपर सल्फेट के साथ क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब जब मिलाएंगे ना बच्चों, तो हमारा क्या होगा ना, इसमें का जो आयरन है चला जाएगा सल्फेट के साथ, और कॉपर जो है कहेगा कि अब हमको बाहर होने दो, आयरन कहेगा कि अब हमको अंदर होने दो। तो अब आयरन क्या होगा, सल्फेट के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा FeSO4, ये बन जाएगा फेरस सल्फेट, और कॉपर जो हो जाएगा हमारे नीचे बैठ जाएगा। अब देखो यहाँ पर तीर हमने क्या किया है, नीचे किया है, अब यहाँ पर हमने तीर ऊपर किया है। तो तीर ऊपर करने का मतलब बच्चों ये हुआ कि ये गैस के रूप में बन जाएगा, और तीर नीचे करने का मतलब ये हो कि ये नीचे की ओर बैठ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो लास्ट और अंतिम जो लास्ट वाला हमारा क्या कर रहा है, चौथा नंबर द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। अब देखो बच्चों, जो हमने एक विस्थापन बता दिया, अब द्विविस्थापन ये होता है, इसमें ना दो जो होते हैं, दो अणु, दोनों में क्या करते हैं, एक का होता है दूसरे में और दूसरे का एक अपर पहले में क्या होता है, आपस में दोनों आपस में चेंज करते हैं। इसमें केवल एक चेंज करना है ना, उसमें दोनों कर देंगे। तो देखो कैसे लिखना है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों तथा घटकों की अदली बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया या इसको उभय विस्थापन कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो द्विविस्थापन समझ में आ गया। देखो एग्जांपल देखोगे तो समझ में आ गया। मान लो यहाँ पर हमारा क्या है, बेरियम क्लोराइड है, और यहाँ पर हमारा क्या है, सोडियम सल्फेट है। और जो आपस में रिएक्शन करेंगे ना, तो यहाँ का बेरियम इसके साथ आएगा, बेरियम सल्फेट हो जाएगा, और यहाँ का सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो देखो ये हो गया बेरियम सल्फेट, और ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये इसका जगह ले लिया, ये इसका जगह लिया, दोनों अलग अलग जगह ले रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन। और एक विस्थापन में हमारा क्या होता है, केवल एक जगह लेता है, तो हमारा विस्थापन होता है। ठीक है बच्चों, ये जो तीनों क्वेश्चन हमने आपको बताया, तीनों क्वेश्चन कल के पेपर में पक्का आएगा, इसको एकदम रट लेना, अगर नहीं आएगा तो कहना बच्चों। ठीक, और कमेंट करके बताओ कि 4 नंबर वाले में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से आपको बताएं, कमेंट करके बताओ, उस टॉपिक को भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।